हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा अब आपका बिल्कुल एग्जाम आ गया है, तो अब हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। और इसी सीरीज में बिल्कुल अगर आप अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ पाए हैं तो बस ये जो सवाल मैं आपको दे रहा हूं वो कर लीजिए। मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये आपके पूरी केमिस्ट्री के चारों चैप्टर का एक समराइज आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। अंतिम युद्ध सीरीज में ये अंतिम प्रहार है जिसमें चारों के चारों चैप्टर आपके लिए कंसाइज वे में 1 घंटे के अंदर आपका पूरी केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी। तो बिना देरी किए अब स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताता हूं। आप देखेंगे इन दोनों चैप्टर्स में से जो क्वेश्चंस पिछले सालों में रिपीटेडली आए हैं वो मोस्टली एनसीईआरटी की एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं बच्चों। तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी आपके चैनल बायोनीति पर डाल दिए हैं। पीवाईक्यूज भी, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी, तो वहां से भी आप आइडिया ले सकते हैं, वहां से भी एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस की सीरीज। और पहला क्वेश्चन आपके लिए है बेटा कि सोलिड कैल्शियम ऑक्साइड टेकन इन अ कंटेनर एंड वाटर वाज एडेड स्लोली ग्रेजुअली। तो आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है और केमिकल फॉर्मूला बताना है जो प्रोडक्ट बना। तो देखिए एक्टिविटी 1.2 है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इसमें हमने क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसमें वाटर ऐड करना है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हीट एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो हीट एनर्जी का लिबरेशन हो रहा है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो एक तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑल्सो। तो दो कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए ना एक ही क्वेश्चन से। क्योंकि जब ऐड करेंगे हम वाटर तो ग्रेजुअली जो कंटेनर है हमारा उसका टेम्परेचर राइज करेगा। टेम्परेचर राइज करने का मतलब ये है कि वहां पे हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये जो प्रोडक्ट बना CaOH, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लेक्ट लाइम, है ना। स्लेक्ट लाइम की फॉर्मेशन किससे हुई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिसका नाम होता है क्विक लाइम। तो क्विक लाइम से स्लेक्ट लाइम बनाना है आपको। ओवरऑल रिएक्शन आप यहां पर भी देख पा रहे होगे, एनसीईआरटी में क्लियर कट दिया हुआ है। और इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, देखिए पहला पार्ट क्या था, ऑब्जर्वेशन मेड। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि जब सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्शन करवाया वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई एंड हीट इज इवोल्व्ड। टेम्परेचर कंटेनर का ग्रेजुअली राइज करता है जब वाटर गैसियस स्टेट में चला जाता है, मतलब लिक्विड स्टेट से वो चेंज हो रहा है गैसियस स्टेट में, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज इवोल्व्ड। तो ये होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है और दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जांपल भी हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया। दूसरा पार्ट जो इस क्वेश्चन का था बच्चों कि आपको बताना था केमिकल फॉर्मूला उस कंपाउंड का जो बना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लेक्ट लाइम। ये क्या था, क्विक लाइम। क्विक लाइम से हमने क्या बनाया है, स्लेक्ट लाइम। तो दोनों पार्ट क्लियर हो गए? कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज टू सनलाइट। और कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शन है इस चेंज में? देखिए 14, 19, 23 लगातार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अगेन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है 1.8 कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को AgCl को सनलाइट में रख देते हैं तो क्या बनता है, ये रिएक्शन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि व्हेन सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का जो था वो ग्रे हो जाता है सनलाइट में। ठीक है, तो यही तो पूछा था कि कलर रिएक्शन, कलर चेंज क्या था इस प्रोसेस में, एंड इट इज एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 3 तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं बच्चों। आप में से किस किस को याद है प्लीज फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए कौन कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बच्चों कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। किसमें? इट इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सिल्वर क्लोराइड की जगह हम सिल्वर ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें भी सेम रिएक्शन होगी, वहां पे भी ब्रोमीन गैस रिलीज होगी, यहां पे क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड है चाहे वो सिल्वर ब्रोमाइड है, जब उनको सनलाइट में रखा जाएगा तो कलर रिएक्शन शो होगी, कलर चेंज होगा, एंड इट इज एग्जांपल ऑफ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आपको बताना है बाकी 2 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और आज मैं इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं बताने वाला, जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा आपको आंसर करने पड़ेंगे। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंजेस अकर्स, एंड एग्जांपल भी लिखना है दोनों का आपको। तो चेंज, कलर चेंज की बात हो या टेम्परेचर चेंज की बात हो, बहुत सारे एग्जांपल एनसीईआरटी में है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने यहां पर जो एग्जांपल लिया है वो है लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन।
तो क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट से बन जाएगा लेड आयोडाइड, एंड ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। दिस इज अ क्लियर कट एग्जांपल, क्योंकि लेड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसने डिस्प्लेस कर दिया एक तरह से, ठीक है। और कलर चेंज क्या आया, जो कलरलेस था उससे येलो कलर की फॉर्मेशन होगी। तो इट इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ चेंज, जहां पे कलर चेंज हो रहा है। सेकंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का है, चेंज इन टेम्परेचर। यहां पर देखिए जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया, ये भी डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, मोर रिएक्टिव, डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव को। तो बना क्या, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। अगेन यहाँ पे हीट इवोल्व हो रही है, तो फिर से किसका एग्जांपल हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो एक्सोथर्मिक भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हमने देख ली, आगे हम और बाकी रिएक्शंस भी देख लेंगे। इसके अलावा आपको एक रिएक्शन बतानी है जिसमें कलर चेंज हो और जिसमें टेम्परेचर चेंज हो। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस बार के लिए, फिर से इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो सीधी सी बात है, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका डिसोसिएशन आपको शो करना है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो डिस्टिल वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, आपको रीजन बताना है। ये तो आपका पार्ट हो गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है ये, कि नेम द गैसेज लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। तो इस सेटअप में आप देख रहे होंगे एक्टिविटी 1.7 है आपके एनसीईआरटी बुक की। तो दो इलेक्ट्रोड्स लेके हमने उसको 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, और इस प्रोसेस में आपको बताना है कि जो दो गैसेज रिलीज होंगी वो कौन कौन सी होंगी, और सेकंड कि इस प्रोसेस में जो एक इलेक्ट्रोड पे जो गैस प्रोड्यूस होगी उसका वॉल्यूम डबल होगा दूसरे इलेक्ट्रोड पे गैस जो प्रोड्यूस हुई। तो पहले आपके लिए चीजें सिंपल कर देता हूं। H2O, देखो H2 और O हाइड्रोजन गैस है और दूसरी ऑक्सीजन, ये तो दो गैसेज हो गई जो रिलीज होंगी। क्लियर टू एवरीवन। अब देखिए बच्चों, दूसरी चीज क्या आती है इसमें, यहां पर दूसरी चीज जो आएगी दैट इज कि एनोड पे कैसा चार्ज होता है, कैथोड पे कैसा चार्ज होगा, क्योंकि हाइड्रोजन H2 मतलब पॉजिटिव है, O2 नेगेटिव है। तो अब आप बताइए कौन से पे कैसा चार्ज है। चलिए अब हम बताते हैं। अगेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। और जो मैं पूछ रहा था उसका एक एग्जांपल यहां पे आ गया, इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। कैथोड बच्चों है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, तो नेगेटिवली चार्ज पे क्या आएगा, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस। बात समझ आ गई। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो जाएगी। एनोड बेटा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो पॉजिटिव पे क्या आएगा, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एनोड पे कलेक्ट हो जाएगी। अब कैथोड H2 है, तो वॉल्यूम जो है, जो अमाउंट है कैथोड पे हाइड्रोजन गैस कलेक्शन का, वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ऑन एनोड, क्योंकि दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। समझ आ गई बात। क्लियर टू एवरीवन। ये देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है यहाँ पर। अब इस आंसर को लिखना कैसे है आपको, अब ये बताते हैं आपको। देखिए 2 मोल्स ऑफ वाटर अंडरगोज इलेक्ट्रोलाइसिस एंड प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। हो गया काम आसान। अब चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, इसलिए जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो जो एक गैस कलेक्ट हुई उसका अमाउंट डबल होगा, जो कि हाइड्रोजन गैस है एज कंपेयर टू अदर गैस जो कि एनोड पे प्रोड्यूस हो रही है ऑक्सीजन से। अब इसका सेकंड पार्ट जो था, इफ डाइल्यूट, सॉरी यहाँ पे H2 है, ये H2SO4, अगर H2SO4 नहीं ऐड करेंगे तो क्या होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था बेटा आप लोगों को कि वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब डायरेक्ट करंट पास करेंगे तो वाटर में से कंडक्ट नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस को इफेक्टिव करने के लिए हम कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देते हैं, H2SO4 की डाल देते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, यस हियर इट इज, शाइनिंग मेटल है M। चलिए एक जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम चलेंगे। शाइनी मेटल है एंड ऑन बर्निंग इट प्रोड्यूसेस डैजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस टू पाउडर N। N क्या है, व्हाइट पाउडर है। तो M और N दो चीजें हैं। अच्छा, आइडेंटिफाई करना है M और N को कि M क्या है और N क्या है, दोनों को आइडेंटिफाई करना है। एंड रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और डज M अंडरगोज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, जस्टिफाई भी करना है। तो देखिए
बेटा आपने सुना होगा, अपने सीनियर से सुना होगा, आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग में कि लोग कहते हैं कि सीबीएसई में हायर मार्क्स आते हैं, बच्चों की परसेंटेज बहुत अच्छी बनती है, क्या रीज़न है उसका? तो बेटा जो सीबीएसई का पैटर्न है बड़ा सेट पैटर्न है, जो मार्किंग स्कीम होती है ना वो बड़ी क्लियर कट दी हुई होती है। अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से स्टेप वाइज मैनर में रिप्लाई कर देंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर कर देंगे, तो यू विल गेट फुल मार्क्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे जैसे 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक एक करके अगर हम आंसर करेंगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगेन ये आपका एनसीईआरटी का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्टिविटी जो मैग्नीशियम रिबन वाली है वो एक्टिविटी है बेटा, ये वाली, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपको टोंग की हेल्प से ही उसको होल्ड करना है। तो मेटल एम ऑन बर्निंग गिव्स अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस टू व्हाइट पाउडर एन। तो मेटल एम क्या है? मैग्नीशियम है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा, बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर रहा है और एक व्हाइट पाउडर बना देगा जो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि व्हाइट पाउडर है। तो एम पता चल गया आपको, एम इज मैग्नीशियम एंड एन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हो गया, स्टेप 1 कंप्लीटेड। ये मैग्नीशियम है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसकी पूछ रहा है। तो ये Mg प्लस O2 MgO, बट दिस इज नॉट बैलेंस्ड, है ना, बैलेंस नहीं है। तो करना क्या है? LHS इज इक्वल टू RHS बनाना है हमें। इधर मैग्नीशियम 1 इधर मैग्नीशियम 1 बराबर है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का डिफरेंस है। तो अब हम इसको बना देंगे 2 मैग्नीशियम इधर हो गए, तो 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम ऑक्साइड के बन जाएंगे। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब इसने पूछा था थर्ड पार्ट में कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है या मैग्नीशियम का रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो यहां पर तो क्या हुआ था? Mg के साथ क्या मिला था? ऑक्सीजन। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो मैग्नीशियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ज्यादा साइंटिफिक डेफिनेशन आपको लिखनी है तो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल। तो जब सॉलिड मैग्नीशियम प्रेजेंट था तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा था। लेकिन जैसे ही इसको हमने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करवाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 12, है ना, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा, तो +2 हो गया। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम अकर्स। क्लियर टू एवरीवन? इससे क्रिस्टल क्लियर और सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी बेटा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन होती है, जहां पे मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में कि ऑक्सीडेशन आपको पता चल गया, रिडक्शन आपको पता चल गया, बट व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स क्या होता है? कि ऐसी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दोनों प्रोसेस जब एक साथ होती हैं तो सच रिएक्शंस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। कि केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन आपको पता है कि रिमूवल ऑफ O2 ऑक्सीजन। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? बताइए फटाफट, ये करके दिखाओ। वो आता है ना कि मीम ऐड क्या आता है कि ये करके दिखाओ, तो आपको ये करके दिखाना है। देखिए, हाइड्रोजन था, उसमें ऑक्सीजन ऐड हुई, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। लेकिन कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, ऑक्सीजन यहाँ से हो गई गायब, तो ये हो गया रिडक्शन। तो जो रिडक्शन करता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा होगा इसमें। और जो कर रहा है ऑक्सीडेशन वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। आप समझ आ गई बात? उल्टा है, ऑक्सीडेशन वाला रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जिसको आप स्किप नहीं कर सकते किसी भी कॉस्ट पर। एक है कोरोजन। सबने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा, अपने आसपास देखा होगा कि जो प्योर मेटल है एटमॉस्फेरिक एक्शन की वजह से, चाहे वो एयर का एक्शन हो, मॉइस्चर का हो या किसी केमिकल का एक्शन हो, उसकी वजह से उसका ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन हो जाता है। उस प्रोसेस को बच्चों कहते हैं कोरोजन। हम में से बहुत लोग, इवन आप में से भी बहुत लोग कोरोजन और रस्टिंग को सेम ही मानते होंगे। नहीं, बहुत डिफरेंस है। जो आयरन का कोरोजन है ना बच्चों, उसको कहते हैं रस्टिंग। कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। इसके अलावा 2 और एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं कोरोजन के। जो ब्लैक कोटिंग बन जाती है सिल्वर पर और ग्रीन कोटिंग बन जाती है कॉपर पे, दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। ये ब्लैक कोटिंग वाला तो आपने सुना होगा या देखा होगा कि जो हमारे घरों में लेडीज़ होती हैं, फीमेल मेंबर्स होते हैं, उनके जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हैं कुछ टाइम के बाद काले पड़ जाते हैं। तो कुछ आते हैं लोग कि हम भाई आपके आर्टिकल्स को, सिल्वर ऑर्नामेंट्स को साफ़ कर देंगे, और वो केमिकल कैरी करते हैं, उस केमिकल में उस ऑर्नामेंट को डालते हैं और वो क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है, एकदम चमकने लगता है आर्टिकल दोबारा से। तो आपको बताना है वो केमिकल क्या था, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग कोरोसिव एजेंट है, ठीक है।
चलिए उसका नाम बता देता हूँ, लेकिन आपको बतानी है इसकी कंपोजिशन, इसमें क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। एक्वारेजिया बताना है आपको, ठीक है। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बता रहा था, आप बहुत गालियां देते हो चिप्स कंपनीज को, है ना, कि भाई हमें उल्लू बनाती है चिप्स कंपनियां, हवा भरी होती है, एयर भरी होती है चिप्स के पैकेट में, 10 रुपए के पैकेट में 5 चिप्स होती है मुश्किल से, बट वो आपके बेनिफिट के लिए बेटा, क्योंकि जो हमारी फैटी ऑयली सब्सटेंसेज है ना, अगर उनको बहुत लंबे टाइम तक एयर के कांटेक्ट में रखेंगे तो उनका हो जाता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का इफेक्ट आप यहाँ पे देखो, टोमेटो पे क्या हाल हो गया, टोमेटो का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से वो जो आर्टिकल्स हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, फूड आइटम्स हैं, वो हो जाएंगे रेंसिड, और रेंसिड होने की वजह से उनकी स्मेल भी चेंज हो जाती है, उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो उस सब से बचाने के लिए उसमें उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है। तो रेंसिडिटी को कैसे हम बचा सकते हैं, या तो उसका रेफ्रिजरेशन कर दें, कोल्ड टेम्परेचर पे रखें तो वो खराब नहीं होगा, या फिर एयर टाइट कंटेनर्स में उसको रखें तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, या एंटीऑक्सीडेंट उसमें मिला दिए जाएं, तो इसलिए नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है हमारे पैकेट्स में, जिससे कि वो रेंसिडिटी से बचे रहें। तो अगली बार जब भी चिप्स खाना है, गाली नहीं देना चिप्स वाले को, ठीक है। चलिए, तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, और सेकंड चैप्टर है हमारा एसिड बेसिस एंड सोल्ट, कि A + B = S, है ना, यही तो होता है। इट इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पढ़ेंगे हम ही। मैंने पूछा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल इससे आसान नहीं हो सकता कि एसिड और बेस मिलकर सोल्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं, और ये सोल्ट एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एक तरह से, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है, दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो आपको इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बताने हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस के, और उनके यूजेस भी लिखने हैं। तो देखिए इस तरह का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है कि एक मेम्ब्रेन के हेल्प से 2 इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट कर दिया जाता है, पॉजिटिवली चार्ज एनोड एंड नेगेटिवली चार्ज कैथोड, ठीक है। और एक तरफ से एक्वस NaCl ऐड किया जाता है, और हमें मिलता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको क्लोर एल्कली क्यों कहा जाता है? देखो क्लोर का मतलब, तो इस रिएक्शन में क्लोरीन गैस रिलीज होती है, तो क्लोर से हो गया क्लोरीन, और क्लोर एल्कली, एल्कली का मतलब ऐसे बेसेस जो कि वाटर सोल्यूबल हैं उनको कहा जाता है एल्कली। तो यहाँ पर वाटर सोल्यूबल सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कह देते हैं, ठीक है बच्चों मेरे। आंसर कैसे लिखोगे, ये देखो ये ऐसे कि क्लोर एल्कली में इलेक्ट्रिसिटी जब पास की जाती है एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड में से, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं, तो क्या होता है, इसका हो जाता है डिकम्पोजिशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, बेस की फॉर्मेशन हो जाती है। एल्कली है क्योंकि बेस वाटर सोल्यूबल है। इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना वो है क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन, क्लोर स्टैंड फॉर क्लोरीन एंड एल्कली इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये रही आपके लिए, 2 NaCl के मॉलिक्यूल्स 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के बना देंगे, और साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो बन गई आपकी क्लोर एल्कली, ठीक है ना। अब ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि क्या क्या बना, क्या क्या यूजेस। तो कैथोड, कैथोड कैसा था, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे क्या आया, हाइड्रोजन। एनोड क्या था, पॉजिटिवली चार्ज, वहां पे आया नेगेटिव चार्ज क्लोरीन। और जब H2 + Cl2 मिल जाते हैं तो बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा काम आता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, क्लीनिंग में। इंडिविजुअली हाइड्रोजन की बात करें तो एक्सीलेंट फ्यूल है, अमोनिया के साथ मिलकर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में वाइडली यूज किया जाता है। वहीं पे क्लोरीन वाटर की क्लीनिंग के काम आता है, वाटर ट्रीटमेंट के काम आता है, स्विमिंग पूल्स में इसको ऐड किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है, पेस्टिसाइड्स बनाता है, और CFC ये फायदे की चीज़ नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद आया कुछ, CFC यस, जो हमारी ओजोन लेयर है उसकी डिप्लीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और तीसरा जो प्रोडक्ट बना था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या करता है, ये आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के काम आता है, ये पेपर मेकिंग में काम आता है, सोप डिटर्जेंट बनाता है। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ब्लीच बन जाता है, फैब्रिक की ब्लीचिंग, हाउस होल्ड ब्लीचिंग में काम आता है। तो एक एक यूजेस पूछा था, आपको ज़्यादा पता चल गए, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा पूरा, आपको मिलेंगे पूरे नंबर, और खुशी होगी हमें कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया, है ना। तो अब शायद आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा ना बेटा, कि हाँ हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, 95+ का जो टारगेट है वो हम इजीली अचीव कर लेंगे साइंस में। 4 चैप्टर हो जाएंगे आज हमारे, डे 3 है हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है एसिड और बेस को जिसके कॉम्बिनेशन से कॉमन सॉल्ट बनता है, और इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है, केमिकल नेम लिखना है। रॉक सॉल्ट क्या होता है, मेंशन इट्स कलर एंड रीजन ड्यू टू विच इट हैज दिस कलर। इससे इजी क्वेश्चन बच्चों हो नहीं सकता है ना। जो कॉमन सॉल्ट है उसको हम क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट, ठीक है, याद रहेगा, NaCl। तो
Na+Cl इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड। ये केमिकल नेम हो गया उसका, सोडियम क्लोराइड उसका केमिकल नेम हो गया। उसको कॉमन सोल्ट कह देते हैं, टेबल सोल्ट कह देते हैं। और रॉक सोल्ट क्या होता है? रॉक सोल्ट क्या होता है? चलिए इसके पीछे की साइंस बताते हैं आपको कि जो कॉमन सोल्ट होता है जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो होता है बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड HCl के मिलने से, है ना। ये भी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है कि जब डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन में फिनोप्टलीन की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं ना बेटा, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो पिंक कलर का हो जाता है। लेकिन अब इसमें डाइल्यूट HCl अगर हम ऐड कर देंगे तो फिर से कलरलेस हो गया, पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। फिर से ये NaOH की ड्रॉप्स डाल देंगे तो पिंक कलर जो फिनोप्टलीन का है वो फिर से रिअपियर हो जाएगा। मैजिक है, मैजिक, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है कि NaOH और HCl मिलकर एसिड और बेस, मैंने स्टार्टिंग में ही चैप्टर के बताया था, सोल्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं, है ना। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब जो हमारा रॉक सॉल्ट है वो जो सी बेड्स थे ड्राई अप हो गए, उन वहाँ से बना, है ना। और वो सॉलिड सोल्ट्स के डिपॉजिट्स हैं, इसका कलर ब्राउन कलर हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है और इंप्योरिटीज़ की वजह से ही ये कलर इस तरह से आपको दिखाई देता है, अपीयर होता है। याद रहेगा आपको। तो सिंपल सा है, एसिड और बेस को आपको मिलाना है, सॉरी HCl + NaOH, तो वो बन जाएगा NaCl। केमिकल नेम क्या है इसका? सोडियम क्लोराइड। कॉमन नेम क्या है इसका? कॉमन सोल्ट या टेबल सोल्ट भी इसको कहते हैं। और एक होता है आयोडाइज्ड सोल्ट, बड़ा आजकल क्रेज है आयोडाइज्ड सोल्ट का। क्यों बेनिफिशियल है बताइए, लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। व्हाई यूज ऑफ आयोडाइज्ड सोल्ट इज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर्स। चलिए तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसको पहले समझते हैं। हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड कर दिए, ठीक है। वहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, उनको डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से हम एक सोप सॉल्यूशन में लेके आते हैं। तो वहाँ पे बबल्स बनते हैं, सोप बबल्स, जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है। हाइड्रोजन लाइट होती है तो ऊपर की तरफ उठती है और उन बबल्स के पास अगर हम बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं तो वो बर्स्ट होते हैं विद अ पॉप साउंड। तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होना ही एक कंफर्मेटरी टेस्ट है कि हाइड्रोजन गैस वहाँ पे प्रेजेंट है। पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस का क्लियर कट इंडिकेटर है बेटा, ठीक है ना। अब रिएक्शंस की बात कर लेते हैं कि रिएक्शन है जिंक की H2SO4 के साथ हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिंक सल्फेट बन गया ZnSO4 क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी ये हमने उल्टा ही कर दिया सारा, यहाँ पे आएगा HCl, तो ZnCl2 बन जाएगा। ओके पूरी रिएक्शन ZnCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, जिंक क्लोराइड बनेगा, जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये करेक्शन कर लेना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जैक्ट रिएक्शन यही है बेटा। अब एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको वो सारे प्रोडक्ट्स बताने हैं, वो सारे केमिकल्स बताने हैं जो आपके सिलेबस में भी दिए हुए हैं, जो कॉमन सोल्ट से बनते हैं या उसके हम कह सकते हैं डेरिवेटिव्स हैं। अगला क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है कि विच, आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, विच डिफरेंट केमिकल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन सोल्ट, और उनके यूजेस भी बताने हैं आपको। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट आपका बनता है ना बेटा, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकली इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो क्लोरीन गैस को ब्राइन में से पास करते हैं, क्लोरीन गैस स्लेक लाइम पे काम करेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के फॉर्मेशन कर देती है। ये इस तरह का व्हाइट पाउडर बन जाता है जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। बहुत सारे यूजेज है इसके, बहुत सारे यूजेज है बेटा। देखिए इसका यूज क्या है, पल्प ब्लीचिंग की, जो वुड पल्प होता है ना उसमें लिग्निन की डिपोजिशन होती है, उसकी वजह से वो डार्क कलर का हो जाता है। तो उस डार्क कलर से उसको लाइट कलर में ले जाने के लिए ब्लीचिंग करनी पड़ती है। बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना। तो वुड पल्प की ब्लीचिंग जो होती है पेपर इंडस्ट्री में, इसके अलावा वाटर के ड्रिंकिंग में इसको यूज़ किया जाता है। देखते बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, बड़ा कंसेप्ट है ना आजकल बिफोर आफ्टर का। कॉटन और लिनिन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, हमारे जो लॉन्ड्री इंडस्ट्री है उसमें वॉश क्लोथ्स की ब्लीचिंग की जाती है, और केमिकल इंडस्ट्री में एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको यूज़ किया। बहुत सारे यूजेज मैंने बताया था आपको ब्लीचिंग पाउडर के। अगला जो प्रोडक्ट आता है दैट इज बेकिंग सोडा, कि जो सोडियम क्लोराइड है, कॉमन सोल्ट है, उसको जब अमोनिया के साथ ट्रीट किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है और साथ में बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। नाम से ही पता चल रहा है बेकिंग, बेकिंग मतलब बेकिंग इंडस्ट्री, कुकिंग इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाएगा, है ना। तो नॉन कोरेसिव बेसिक सोल्ट है, जब इसको हीट किया जाएगा कुकिंग के लिए तो सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है और CO2 गैस रिलीज हो जाती है। ये CO2 गैस का रिलीज बहुत बहुत बेनिफिशियल है हमारी बेकिंग इंडस्ट्री के लिए। कैसे है? ऐसे है, ऐसे है। ये जो CO2 रिलीज होती है ना,
तो इसकी वजह से होल्स बन जाते हैं, तो हमारा जो केक होता है या ब्रेड होती है वो स्पॉन्जी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और जब इस बेकिंग सोडा में कोई भी एडिबल एसिड जैसे टार्टरिक एसिड ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। एंटासिड आपने ऐड देखा होगा, इनो, इनो क्या करता है, एसिडिटी होती है और 5-6 सेकंड में वो साइड में दिखाया जाता है, 5-6 सेकंड में वो उसको रिलीफ दे देता है। मैं कोई इनो का यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली इट इज अ बेस जो एंटासिड जिसको कहते हैं, एल्कलाइन होता है, तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक इफेक्ट ऑफ स्टमक। इसके अलावा इसको सोडा ऐड फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ किया जाता है, फास्टर कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, पकौड़ा जो आपके यहाँ होते हैं उसको टेस्टी क्रिस्पी बनाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे यूजेज हैं बेटा इसके। अगला जो प्रोडक्ट है दैट इज वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। आगे आपको बताऊंगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो एक बेसिक सोल्ट है ये जो कि सोडियम क्लोराइड से हम ऑब्टेन करते हैं, सोडियम क्लोराइड से बना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और वहां से सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन या रीअरेंजमेंट है सोडियम कार्बोनेट का, जिससे वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन होती है। सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर मॉलिक्यूल अगर ऐड कर देंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इसको यूज किया जाता है बोरेक्स बनाने के लिए, इसको यूज किया जाता है डोमेस्टिक पर्पज में क्लीनिंग एजेंट की तरह, एंड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पेपर इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है बेटा, ठीक है ना। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स है जो हमारे कॉमन सोर्स से NaCl से हम ऑब्टेन करते हैं, आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको रीजन बताना है वाई ओनली वन हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, पॉप कहते हैं इसको, POP। अब वो जो कंसेप्ट में बता रहा था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, जो कि हाइड्रेशन जिसका होगा, जितने एक फॉर्मूला यूनिट में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं वो फिक्स होता है किसी भी सॉल्ट में, और उनको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी हमने देखे था ना डेकाहाइड्रेट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स थे वहां पर, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल है, जिप्सम में 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, चाहे वो सोडियम कार्बोनेट है, चाहे वो जिप्सम है, यहाँ पर फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वन फॉर्मूला यूनिट में, जिसको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हम आते हैं हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस पर। आप में से कितने लोगों के को पर्सनल एक्सपीरियंस है POP का, क्योंकि जब भी फ्रैक्चर्स होते हैं तो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है ना वो POP ही होता है, बट ये बहुत प्रिसाइज रिएक्शन होती है। अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन पर, इससे अगर ज़्यादा हो गया तो बर्न हो जाएगा, 373 केल्विन पे जब हीट करेंगे तो अपने वाटर मॉलिक्यूल को ये करेगा लूज और एक वाइट पाउडर बन जाएगा इस तरह का। इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम होता है बेटा, ठीक है। अब इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल ही क्यों शो किया जाता है? बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट जो है कैल्शियम सल्फेट की वो एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करती हैं, ठीक है, इसलिए ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इसके यूजेस कहाँ आते हैं? POP के यूजेस, ये पर्सनल एक्सपीरियंस में पूछ रहा था, कितने लोगों ने इसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया बताइए कमेंट सेक्शन में। तो सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स, वहाँ पे इसको वाइडली यूज़ किया जाता है। टॉय इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है, और जो सरफेसेज होते हैं उनको स्मूथ करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अब ये नाम कहाँ से है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, हम तो भाई इंडियन है, हिंदुस्तानी है, प्लास्टर का पेरिस का प्लास्टर क्यों यूज़ करेंगे? एक्चुअली जो जिप्सम है उसके बहुत बड़े डिपॉजिट, बहुत बड़ा भंडार जिसको कहते हो ना, पेरिस में एक जगह है मोंट मार्ट्री, वहाँ पे मिले थे, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आपके बेटा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रॉम द चैप्टर्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड एसिड बेसिस एंड सोल्ट। अब अगले 2 चैप्टर कर लेते हैं, जिसमें आपका मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड से बच्चों को डर लगता है, लेकिन ये 10 क्वेश्चन करने के बाद आप इजीली 95+ स्कोर कर लेंगे। डिले के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बच्चों आपके लिए है, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड नॉट इन सॉलिड स्टेट? तो बेटा आपको एक चीज बेसिक पता होनी चाहिए, वो क्या है कि अगर हम देखें सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में जो एटम्स का अरेंजमेंट है या उनके बीच में जो स्पेस है वो इंपॉर्टेंट होता है। ये मान लीजिए सॉलिड है, ये लिक्विड फेज और ये गैसियस फेज। गैसियस में तो आपको पता है लार्ज स्पेसेस होते हैं, रैंडमली वो मूव कर सकते हैं एटम्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो रैंडम मूवमेंट हो गया। लेकिन सॉलिड के केस में वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर होता है, एज यू कैन सी हियर, सो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है। लेकिन लिक्विड के केस में इन बिटवीन दीज टू, तो यही बेसिस है कि आयनिक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करेंगे, ना कि सॉलिड स्टेट में। देखिए यहां पर देखिए आप, एज आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ऑफ चार्ज आयंस, या तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे या नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे।
लेकिन कब वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, जब वो मूव कर पाएंगे। अब सॉलिड स्टेट में देखिए कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, वो हिल ही नहीं सकता, आयंस फिक्स है अपने लैटिस में अरेंजमेंट में, तो उनका मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है बेटा। लेकिन जैसे ही वो मोल्टन या एक्वस स्टेट में जाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा उनका, तो उनके जो बीच के गैप्स हैं, एज यू कैन सी हियर, गैप्स बढ़ जाएंगे, तो आयन कैन मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो आयंस हैं वो अपोजिट चार्जेस की तरफ मूव करेंगे, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी, और जो नेगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर 800 डिग्री सेल्सियस है, तो ये मोल्टन स्टेट हो गई। तो मोल्टन स्टेट में ड्यू टू गैप बिटवीन देयर एटम्स दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। अब ये लिक्विड स्टेट में है, तो यहाँ पे गैप्स कम है, बाउंडेड फॉर्म में है। क्लियर टू एवरीवन? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि आप ओवर क्राउडेड जगह पे आप रहते हैं, तो आपको क्या, आप हिल भी नहीं पाते ना। आपने अगर कोई गया हो मुंबई, जिसको पहले बॉम्बे कहते थे ना, वहाँ पे क्या, अगर वहाँ पे आपने ट्रेन पकड़नी हो ना, तो उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है, इतना क्राउडेड होता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। तो ओवर क्राउडिंग की वजह से यहाँ पे स्पेस नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रिएक्शन ऑफ मेटल एक्स विद Fe2O3 इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। तो मेटल एक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है और केमिकल रिएक्शन लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। अब ये टॉपिक जो आपका है एनसीईआरटी में, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यहाँ पर वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज होती है, हीट इज प्रोड्यूस्ड, रिलीज्ड। तो आयरन ऑक्साइड की जो कि है Fe2O3, ठीक है ना, इसके साथ एक मेटल क्या है यहाँ पर, मेटल इज एल्यूमिनियम, तो एक्स इज एल्यूमिनियम। क्लियर टू एवरीवन? तो एल्यूमिनियम की आयरन ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होगी तो आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना, और हीट प्रोड्यूस होगी क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन बच्चों, इसको थर्माइट रिएक्शन कहा जाता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो कैन सी हियर, रेलवे ट्रैक्स में जो गैप्स आ जाते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए थर्माइट रिएक्शन को यूज किया जाता है। तो जो फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3, यहाँ पे क्या आएगा, Fe2O3 मेटल एक्स क्या था यहाँ पे, एक्स अब हमें पता चल गया एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देगा, आयन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जो फेरिक ऑक्साइड था Fe2O3 था, उस रिडक्शन हो गया उसका, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। लेकिन ऑक्सीजन के सॉरी एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी होगी, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी एक साथ हो रहा है। तो रिडक्शन जो होता है ना बेटा एल्यूमिनियम का, उसको एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस या थर्माइट प्रोसेस इसलिए कहा जाता है। अब जो आयन मिलेगा यहाँ पे वो मोल्टन स्टेट में होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे होता है ड्यू टू हीट प्रोडक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से ये मोल्टन स्टेट में चला जाता है, और इसीलिए इसको रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप नहीं कर सकते आप लोग। तो मेटल एक्स एल्यूमिनियम प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस, एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज। क्लियर टू एवरीवन? एक थम्स अप दे दीजिए फटाफट कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक इज अ मेटल, राइट, जिंक मेटल है, सबको पता है। मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज इन नेचर इट इज फाउंड एज कार्बोनेट और ZnCO3। तो स्टेप्स बताने हैं आपको एक्सट्रैक्शन के। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात क्या है, जिंक का सबसे कॉमन जो ओर है जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिसको हम कहते हैं कैलामाइन और स्मिथसोनाइट या कैलामाइन, सबसे कॉमन ओर है जिंक का जो नेचर में मिलता है। यहाँ पे हम सल्फाइड ओर की बात नहीं कर रहे, जिंक सल्फाइड इज डिफरेंट, यहाँ पे कार्बोनेट ओर की बात हो रही है, ZnCO3 की बात हो रही है, जिसको हम कैलामाइन कहते हैं। अब अगर आपको याद हो तो ये जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में कंसंट्रेशन ऑफ ओर का, कि कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो अब हमारा जिंक कहाँ पे आता है, जिंक कहाँ पे आता है, मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे दो तरह की ओर होती है, मैंने अभी आपको बताया कि हम सिर्फ कार्बोनेट ओर की बात करेंगे, यहाँ पर सल्फाइड ओर की बात नहीं हो रही है। तो ये प्रोसेस रोस्टिंग होगी कि नहीं होगी, यहाँ पे रोस्टिंग होगी या कैल्सिनेशन होगा, मैंने दोनों इसलिए आपके लिए लिखे हैं, बताइए। ये अगर सल्फाइड ओर होता तो होता रोस्टिंग, और अगर हम बात कर रहे हैं कार्बोनेटेड ओर की तो क्या होगा, कैल्सिनेशन, ठीक है। आगे आपको बताऊंगा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ठीक। तो कैल्सिनेशन के थ्रू इसको सेपरेट किया जाएगा, तो हमें मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। जिंक ऑक्साइड से फिर रिडक्शन कर देंगे, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से ऑक्सीजन गई हट, तो बच गया क्या, फटाफट जिंक मिल गया, और इसकी प्यूरिफिकेशन हो जाएगी। समझ में आ गई बात बच्चों? बिल्कुल आसान है ना, बताइए फटाफट बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो। अगर ये होता सल्फाइड और तो उसकी रोस्टिंग हो जाती, बाकी स्टेप पूरा रहता। सिर्फ इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, चलिए अगर किसी को पता है तो बता दीजिए फटाफट। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में ऑक्सीजन
कि या तो लिमिटेड सप्लाई होगी या एक्सेस ऑक्सीजन, सिर्फ एक डिफरेंस है, ठीक है ना। तो जो फर्नेस होते हैं वहां पे ये प्रोसेस की जाती है। ये देखिए यहाँ पे मैं यही कह रहा था, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का डिफरेंस क्या है? रोस्टिंग में एक्सेस ऑफ एयर, ओपन एयर में जब हम बर्न कर रहे हैं तो, और कैल्सिनेशन में एब्सेंस या लिमिटेड सप्लाई होती है एयर की। ये चिमनी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो SO2 इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद मेटल ऑक्साइड। तो सल्फाइड ओर्स के लिए इसको यूज किया जाता है, रोस्टिंग प्रोसेस को। ये देखा था ना हमने अभी, सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग प्रोसेस को यूज करते हैं। लेकिन अगर हम कार्बोनेट ओर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस होगी, तो कार्बोनेट जो ओर्स हैं उनके एक्सट्रैक्शन के लिए कैल्सिनेशन। अब देखिए जिंक के दोनों एग्जांपल मैंने इसलिए लिए, जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट, ठीक है। जिंक ऑक्साइड बना, इसका क्या कर देंगे? ऑक्सीडेशन कर देंगे या रिडक्शन? बताइए, अभी आपको बताया था मैंने, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज यस रिडक्शन, ठीक है। इसका हो जाएगा रिडक्शन, तो इससे प्योर मेटल मिल जाएगा। उस प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ठीक 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 ठीक। यहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड मिला, यहाँ SO2 गैस रिलीज हुई, यहाँ पे CO2 गैस प्रोड्यूस हुई। 4 क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? बताइए फटाफट। देखिए रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेशन देख लीजिए आप, ठीक है ना, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके घरों में सब ने देखा होगा, लोटा कहते हैं इसको, आपके यहाँ क्या कहते हैं बता दीजिए, ठीक है। तो कोपर वेसल जो है वो कोरोड क्यों हो जाते हैं, उनके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग क्यों हो जाती है अगर रेनी सीजन में उनको बाहर छोड़ दिया जाए? क्या रीजन हो सकता है इसका, बताइए। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखिए बेटा, जब कॉपर मेटल एक्सपोज होता है एयर में तो वहाँ पे हो जाता है उसका कोरोजन। कोरोजन की वजह से उस पर ग्रीन कलर अपीयर हो जाता है, ठीक है। ये ग्रीन कलर, ग्रीनिश कलर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो ड्यू टू कोरोजन है। तो जो कॉपर के वेसल्स हैं जब रेनी सीजन में एयर के एक्सपोजर में आते हैं तो मेटल जो है गैस के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके या किसी भी गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है? कार्बोनेट बना देगी। मेटल कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, ठीक है, और उसके साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? तो इसलिए वो ग्रीनिश टिंच, ग्रीनिश लुक आ जाता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। आज जैसे ही मैं ये सेशन स्टार्ट करने वाला था, कुछ बच्चों के मैसेज आए कि सर बड़ी ट्रिकी से चैप्टर्स हैं दोनों ही, स्पेशली जो कार्बन एंड कंपाउंड है, तो आप प्लीज एक बार इसका रिवीजन करवाइएगा। तो बेटा आज क्वेश्चन के साथ साथ एक क्विक रिवीजन भी हम करेंगे इन दोनों चैप्टर्स का, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, तो और क्लियर कट आइडिया आपको आ जाएगा। और मैंने शॉर्ट वीडियो इसीलिए डाली थी आपके रिमाइंडर के लिए कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि हम क्या करने वाले हैं, है ना। तो अब बात करते हैं कार्बन और कंपाउंड। कार्बन एंड कंपाउंड के ये क्या है, अगर किसी को पता है इसका नेम तो बताइए। इट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तब तक मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं बेटा। ये रहा आपके सामने, खबरदार होशियार, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसकी? नाइट्रोजन की। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? एक मॉडल है किसी भी एटम का जहां पे हर डॉट एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसकी? नाइट्रोजन की। तो बेटा मेरे एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना है? कितना है? 7, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5, ठीक। तो इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से 5 डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देख रहे होगे ना कि घड़ी की सुइयां कि यहाँ पे डबल डिजिट है 12, तो यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 3, 6, 9, 12, ठीक है ना। इजीली याद रह जाएगा आपको कि 12 बजे 2 डिजिट हैं तो 2 डॉट, बाकी 3, 6 और 9 है। तो ये एक मॉडल है रिप्रेजेंट करने का किसी भी एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? अब नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सिर्फ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? तो आगे आप पढ़ोगे बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे हायर हो जाएगा एग्जाम टाइम में, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। तो आप ये याद रखिए जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो नाइट्रोजन ये इसके पेयर्ड हो गए और ये अनपेयर्ड हो गए। अब दूसरा नाइट्रोजन जो हमने लिया उसमें भी सेम कंडीशन रहेगी कि नहीं रहेगी? कैसे दिखाओगे बताओ? 1, 2 और 1, 2, 3, 5 हो गए। और दूसरे में कैसे दिखाओगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है।
तो N ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर टू एवरीवन? याद रहेगा आप सबको? तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है सिर्फ, ये देखिए 2 शेयर नहीं हो रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बताइए? ऑक्सीजन अगला ही तो है 2 6, तो यहाँ पे वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 को गेन कर लेगा, तो इसलिए O2 बनता है। 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, जबकि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला बताना आपको बेंजीन का और इसकी स्ट्रक्चर बतानी है। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, तो 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है 6 कार्बन एटम के साथ। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। तो C6H6 द मोलिकुलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ऐसे बनाते हो ना आप, ऐसे बनाते हो मोस्टली, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे आपको। ठीक, और बाकी जगह पे सब पे क्या? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, याद रहेगा? 2 इधर 2 इधर, 1 1 ऊपर नीचे। चलें आगे। ये देखिए बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार वाला क्वेश्चन है बेटा। बेंजीन और इसके अलावा S8, ये दोनों के स्ट्रक्चर आपको ध्यान होने चाहिए। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट, साइक्लोपेंटेन। आप लोग बताइए इन दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कैसे, कमेंट में कैसे ड्रॉ करें? अरे मेरे बच्चों, आप अपने कॉपी में बनाइए, उसकी फोटो लीजिए, उसको शेयर कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो S8, सल्फर 8 और साइक्लोपेंटेन के स्ट्रक्चर को आप फटाफट मुझे दिखाएंगे। तब तक मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आपका रिविजन भी करवाना है ना बेटा। थर्ड क्वेश्चन है, क्या होगा जब 5% एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे इथेनॉल में। एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, उस टेस्ट ट्यूब में पहले से इथेनॉल है, और ऊपर से हम KMnO4 डाल रहे हैं, 5% सोल्यूशन KMnO4 डाल रहे हैं, 5% सोल्यूशन ड्रॉप वाइज, पहले से इसमें इथेनॉल है। तो क्या होगा, क्या कंपाउंड बनेगा, पूरी रिएक्शन के बारे में बताना है। ठीक है, देखिए जब 5% एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम KMnO4 कहते हैं, ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज वार्म इथेनॉल में, तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। यहाँ तक समझ में आई बात? स्टेप वाइज चलना है, मैं हमेशा कहता हूँ आपको। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, इथेनॉल का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, वो बना देगा इथेनोइक एसिड, और ये जो एल्कलाइन KMnO4 लिया है हमने, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। कैसे पूरी रिएक्शन होगी देखिए, C2H5OH इथेनॉल है हमारा, उससे क्या बन गया? इथेनोइक एसिड बन गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बना इसमें? प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इथेनोइक एसिड, जो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो ये एसिड हुआ ना, एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ये ओवरऑल रिएक्शन है इस प्रोसेस की। क्लियर क्लियर क्लियर? बताइए फटाफट बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कोवलेंट कंपाउंड्स का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बेटा क्या आपको पता है आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको रिवाइज करने वाला हूँ। देखिए जो भी कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, उनके बीच में बॉन्डिंग तो होती है, आपको पता है। जैसे अमोनिया आपको दिखाई दे रहा है, या आपको वाटर मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। तो कोवलेंट कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज होते हैं। तो थोड़ी सी एनर्जी देंगे ना, तो उनके बीच का बॉन्ड है जो ब्रेक हो जाएगा और वो टूट जाएंगे। तो इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों कम। याद रहेगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का आएगा। 3 लाइन लिखनी है, एक सिंपल सा डायग्राम बनाना है, आपके 2 नंबर पर गए। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड क्या होती है? जनरल फॉर्मूला बताना है एल्किन और एल्काइन का। CnH2n +2 CnH2n -2 क्या होता है बताइए, सोचिए। तब तक मैं आपको ये बताता हूँ व्हाट इज होमोलोगस। होमो का मतलब सेम, मेंबर, लोगस मतलब मेंबर्स कह सकते हैं आप। तो कलेक्शन है कंपाउंड का जिनका जनरल फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन कार्बन की चेन में वो डिफर करेंगे। Cn यहाँ पे है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो कार्बन एटम के बेसिस पे वो डिफर करेंगे। उनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन?
नाउ होमोलोगस सीरीज की बात करें तो देखिए एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। तो क्या पूछा गया था यहाँ पे आपसे? एल्कीन और एल्काइन का, एल्कीन और एल्काइन का पूछा गया था, ठीक है। उसके अलावा ये अभी आपको भूल जाना है, ये एल्कोहल के लिए है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है, अगला ये एल्डिहाइड के लिए है। उसके बाद तो एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल, ये है आपके सिलेबस में, ये भी है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एल्कीन और एल्काइन की। तो एल्काइन की होमोलोगस सीरीज जनरल फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है एल्काइन की? CnH2n-2। तो इथाइन, कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 2, तो C2H2, ठीक है। प्रोपाइन में C3H6। बताइए बताइए ब्यूटाइन में क्या होगा? C4H8। ये कंडेंस स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान नहीं देना आपको, ठीक है। तो इसी तरह से आप किसी भी होमोलोगस सीरीज को बना सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बेटा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कि जब एक मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा बताइए? सोडियम और क्लोरीन। सोडियम के ऊपर, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 281, और क्लोरीन का 17। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, दोनों की स्टेबल कन्फिग्रेशन हो जाएगी, नोबल कन्फिग्रेशन हो जाएगी। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज क्यों करता है? कि वो अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सके। तो देखिए यहाँ पे Na2O की फॉर्मेशन है, यहाँ पे NaCl की फॉर्मेशन है। NaCl ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा, यहाँ पे 281 है। अब इसने अपना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था, ये 2 हो गए, इसके बाद 8 हो गए, ठीक है, और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह यहाँ पे 2, यहाँ पे सेकंड में 8, और आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये फ्री हो गया, चलो जी मेरा काम खत्म, मैंने अपना बर्डन दूसरे को दे दिया। अब इसको तो बेचारे को जरूरत थी, इसको 1 मिला तो इसकी भी स्टेबल कन्फिग्रेशन हो गई। नो नियरेस्ट आर्गन की 18, है ना। क्लियर टू एवरीवन? ये नियोन के पास चला गया, नियोन वाली कन्फिग्रेशन हो गई इसके पास। तो व्हेन अ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मेटल लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को और नॉन मेटल उसको गेन करेगा, कि जिससे दोनों के ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड हो जाएं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड कहा जाता है। याद रहेगा। अब इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सॉलिड होंगे, क्रिस्टलाइन है नेचर में, क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक के ऊपर क्या था? पॉजिटिव चार्ज था, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई। वाटर में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन इन जो इनऑर्गेनिक सोलवेंट है जैसे केरोसिन या पेट्रोल, उसमें इनसोल्यूबल होंगे। एक्वस सॉल्यूशन में हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स का कंपैरिजन, उसकी प्रॉपर्टीज़ का, फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स सॉलिड स्टेट में एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है, एक्सेप्शन हो गया। नॉन मेटल सॉलिड और गैसियस स्टेट में होते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक्सेप्शन हो गया। मेटल्स में शाइनिंग सरफेस होने की वजह से चमकदार होते हैं, लस्टरस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे भी 2, आयोडीन और ग्रेफाइट, ये दोनों एक्सेप्शन हो गए। हार्डनेस, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन सोडियम, लिथियम, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव हैं, हाईली रिएक्टिव हैं। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? कि जैसे भी एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इट कैचेस फायर, ठीक। मेटल्स की लंबी शीट्स बनाई जा सकती हैं, इसलिए गोल्ड के 1 ग्राम गोल्ड से कहते हैं 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। इसलिए ऑर्नामेंट्स बनाने में, ज्वेलरी बनाने में मेटल्स का वाइडली यूज किया जाता है। इसके अलावा डक्टिविटी, वही वायर्स वाली बात, कॉपर की वायर्स बनती हैं। सबसे ज़्यादा डक्टाइल तो गोल्ड सिल्वर होता है, लेकिन क्योंकि वो एक्सपेंसिव है इसलिए कॉपर को वायर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसकी हाई रिएक्टिविटी का यही एक रीज़न भी होता है बच्चों, ठीक है ना। डेंसिटी सॉलिड है तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी हाई होगी, लेकिन वही एक्सेप्शन सोडियम पोटेशियम। घंटी बजाते हैं मंदिर में आप, किसकी बनी होती है? मेटल की बनी होती है ना, क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं बेटा मेटल और नॉन मेटल के, जो आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम मेटल के एक्सट्रैक्शन की। ये बड़ा ट्रिकी सा टॉपिक है, बच्चों को बड़ा परेशान करता है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इसमें कंपैरिजन होता है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो हाईली रिएक्टिव, और कॉपर के नीचे जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, वो लेस रिएक्टिव। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो 3 तरह के मेटल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी एंड हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। तो
जो फ्री स्टेट में मिलते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, जो फ्री स्टेट में नॉर्मली मिलते हैं वो क्या होते हैं, लो रिएक्टिविटी वाले, इसलिए तो फ्रीली मिल रहे हैं, रिएक्टिव कोई उनके साथ आ ही नहीं रहा। लेकिन जो कॉपर और सिल्वर है वो सल्फाइड या ऑक्साइड और के फॉर्म में भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले कौन से हो गए, फाउंड इन नेटिव स्टेट, अपनी फ्री स्टेट में मिलते हैं। मीडियम रिएक्टिविटी वाले कौन से हो गए, जैसे ऑक्साइड बनाए, सल्फाइड बनाए, कार्बोनेट्स बनाए। हमने एक अभी जिंक का एग्जांपल क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जिंक कार्बोनेट भी बनता है, जिंक सल्फाइड भी बनता है। एक में होता है रोस्टिंग, एक में होगा कैल्सिनेशन उनके एक्सट्रैक्शन के लिए। और हाईली रिएक्टिव सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है तो उनका इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत आसान होता है, आयनिक फॉर्म में उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, KCl, NaCl, MgCl2, है ना, तो इजीली उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। बहुत सारे मेटल्स की और ऑक्साइड्स बनाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है, अबंडेंटली मिलती है नेचर में। तो ये स्टेप्स हैं मेटल जो ओर्स हैं उनसे प्योर मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तीनों टाइप के मेटल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। हाईली रिएक्टिव है तो क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, आयनिक फॉर्म में चले गए और इजीली उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया। कौन कौन से हैं, ये वाले सबसे ऊपर वाले। सबसे लो वाले कौन से हो गए, वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग करते हैं, मेटल बन गया और उनकी मेटल मिल गया और उसकी रिफाइनिंग कर ली, प्योरिफिकेशन हो गया। अब सबसे ज़्यादा ट्रिकी ये होते हैं मीडियम रिएक्टिविटी वाले, कि वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और कार्बोनेट के। तो कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन CC से आप याद रख लीजिए, और सल्फाइड रोस्टिंग के लिए एक्सेस एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दी तो ऑक्साइड बन गया, ठीक है। और उसके बाद वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर दी, जिंक ऑक्साइड, यहाँ से रिडक्शन कर दिया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो क्या बच गया, जिंक। जिंक को रिफाइनिंग के थ्रू ऑब्टेन कर लेते हैं। क्लियर है, सिंपल है। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। अब एनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है, कि देखो ओर्स जो है ना उनमें कंटामिनेशन होती है, और जो कंटामिनेशन होती हैं, इंप्योरिटीज होती हैं, उनको कहते हैं गैंग। लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर, वो सोइल की हो सकती है, सैंड की हो सकती है। तो बहुत अलग अलग मेथड या सेपरेशन टेक्निक यूज़ की जाती हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, है ना। ये देखिए टीन ऑक्साइड में मैग्नेटिक सेपरेशन कर रहे हैं, तो जो आयन है, आयन के ऑक्साइड्स हैं, उनको सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो दूर चले जाएंगे, मैग्नेटिक पार्टिकल्स स्टिक हो जाएंगे। या हाइड्रोलिक वॉशिंग कर सकते हैं। तो ये अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं एनरिचमेंट के लिए। और का एनरिचमेंट का मतलब उससे फालतू चीज़ें हटा देना, सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ सकते हैं, है ना, कूड़ा करकट वहाँ से हटा देना, दैट इज एनरिचमेंट। अब जो लो एक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उनको कैसे एक्ट कर सकते हैं, देखिए मरकरी का जो ओर होता है वो होता है सिनेबार, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना देगा पहले, ठीक है। सिनेबार था, सफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन की दी, हीट किया तो मर्क्यूरी ऑक्साइड बन गया। अब इसको और उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, मर्क्यूरी सेपरेट हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह कॉपर और वो कॉपर ऑब्टेन हो जाएगी हमारे को। तो जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं उनको हीटिंग के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन जो लो थे वो अनरिएक्टिव हैं, अभी हमने देखा था, तो सिर्फ हीटिंग करके उनको आराम से सेपरेट कर लेंगे। सिनेबार की मैंने आपको बात बताई, है ना, तो मर्क्यूरी ऑक्साइड बना देगा, उसके बाद उसका हो गया रिडक्शन, उसमें से ऑक्सीजन अलग हो गई, इसलिए कॉपर ऑक्साइड, उसका रिडक्शन कर देंगे तो कॉपर मिल जाएगा, है ना। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा लॉजिक आप लगाएंगे आप इजीली इसको सोल्व कर पाएंगे। अब जो मिडिल वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है, दो प्रोसेस नॉर्मली यूज की जाती हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में मेजर डिफरेंस क्या है, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो या लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन की हो, ठीक है ना, तो क्या होता है कैल्सिनेशन। लेकिन ह्यूज अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में अगर ऑक्सीजन दे देंगे तो क्या कहलाएगा, रोस्ट। सीधी सी बात, रोस्टेड चिकन, रोस्टेड चीजें आप लोगों को ज्यादा पसंद आएंगी, तो रोस्ट करने के लिए ज्यादा एयर देनी पड़ेगी ना उसको, तो उसे वहां से आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो मिडिल रिएक्टिविटी वाले हैं वो नॉर्मली सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक ही एग्जांपल से आप दोनों समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन था, मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक सल्फाइड है, एक्सेस एयर दी, जिंक ऑक्साइड बन गया, इसका कर दिया रिडक्शन, ठीक है, तो जिंक प्लस ऑक्सीजन अलग अलग हो गई। कैल्सिनेशन में लिमिटेड ऑक्सीजन दी, एयर दी, तो जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड बन गया, फिर यहाँ से भी ऑक्सीजन हट जाएगी तो जिंक मिल जाएगी। तो मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज वाले की बात ये होगी। और हाईली रिएक्टिव, ये वही चीज़ है, दोबारा से आपके लिए थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्म में मैंने डाली हुई है। डिस्प्लेसमेंट हो गया एक तरह से, मैंगनीज ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, तो मैंगनीज
तो डिस्प्लेस कर दिया एल्यूमिनियम ने क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, इसी तरह जिंक ऑक्साइड और कार्बन, इसकी रिएक्शन हो सकती है क्योंकि कार्बन क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ हीट करेंगे तो वो उसको रिड्यूस कर देगा जिंक में, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। ये थर्माइट रिएक्शन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी। थर्माइट प्रोसेस जो वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं, आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक तरह से ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा, आयरन फ्री रह गया। ये आयरन होता है मोल्टन स्टेट में। इस मोल्टन स्टेट के आयरन को जो क्रैक्स हैं उनको फिल करने के लिए यूज कर दिया जाता है। ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए आयरन मेल्ट कर जाता है। चलिए अब बात करते हैं टॉपर्स की। आपको भी तो टॉपर बनना है ना, इसीलिए हमने ये अंतिम युद्ध सीरीज शुरू की हुई है, 7 दिन में कंप्लीट रिवीजन। ठीक, तो टॉपर्स तो थोड़ा सा अलग ही होते हैं। तो जो हाईली रिएक्टिव हैं वो आसानी से टूटते नहीं है। तो जो टॉपर्स होते हैं वो इजीली टूटते नहीं है। तो ना तो उनको हीटिंग से कार्बन के साथ हीट कर देंगे, चलो जी काम हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी कार्बन की जगह कार्बन के बजाय ऑक्सीजन के ज़्यादा एफिनिटी होती है, ऑक्सीजन के ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, उनका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा कि भाई ऑक्सीजन के साथ इनकी एफिनिटी है ना, तो ऑक्सीजन से इनको दूर कर दो, तो अपने आप इनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, अपने आप तोड़ लेंगे। तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तो उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे, एक कैथोड होगी, एक एनोड होगी। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज वाले के ऊपर पॉजिटिव वाले आएंगे, पॉजिटिव वाले के पास नेगेटिव आएंगे। तो कैथोड नेगेटिवली चार्ज था तो वहाँ पे सोडियम आएगा, एनोड पॉजिटिवली चार्ज था तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू हमने सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, रिफाइनिंग क्या होती है कि जो मेटल हमने ऑब्टेन किए रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू वो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है ना, तो इम्प्योर मेटल को प्योरीफाई करने का जो तरीका है, जो टेक्निक है, दैट इज नोन एज रिफाइनिंग। और उसमें सबसे कॉमनली जो यूज किया जाता है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बेसिक प्रिंसिपल वही है कि कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड को इस प्रोसेस के थ्रू रिफाइन किया जाएगा, प्योरीफाई किया जाएगा। तो इम्प्योर मेटल जो है उसको हमने बना दिया एनोड, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और जो प्योर मेटल की स्ट्रिप है उसको हमने नेगेटिवली चार्ज कैथोड ले लेते हैं उसको। अब मेटल सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पे लिया गया, तो कॉपर जो है पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो क्या होगा, वो प्योर मेटल प्लेट की तरफ चला जाएगा, वहाँ पे डिपॉजिट होने शुरू हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो प्योर मेटल जो है एनोड में डिसोल्व हो जाएगा और उतने ही अमाउंट का प्योर मेटल कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। जो सोल्यूबल इंप्योरिटीज हैं वो तो सॉल्यूशन में चली जाएंगी, और इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज हैं वो नीचे की इस तरह से एनोड मड बना देंगी। इंप्योरिटीज क्या बना देंगी, एनोड मड बना देती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अगर हम करते हैं कॉपर की, तो देखिए ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसमें जो सॉल्यूशन एक तरह से हम ले रहे हैं दैट इज एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एनोड इम्प्योर कॉपर, ठीक है, कैथोड प्योर कॉपर। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो प्योर कॉपर जो है वो कैथोड की तरफ आ जाएगा, और उतना ही अमाउंट जो इंप्योरिटीज का है वो एनोड की तरफ चला जाएगा। अगर वो सोल्यूबल नहीं है तो ऐसे एनोड मड की फॉर्म में यहाँ पे बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये एक क्विक रिवीजन था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अलोंग विद क्वेश्चंस। तो 4 दिन हमने पूरे कर लिए हैं। हमारी बायो कंप्लीट है ऑलमोस्ट, सिर्फ एनवायरमेंटल वाला चैप्टर बचा है। हमारी केमिस्ट्री हमने आज कंप्लीट कर ली है, चारों चैप्टर हो गए हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है बच्चों तो प्लीज आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति पर कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, अब आपका 75 प्लस काम हो गया है। आपने पूरे के पूरे फिजिक्स के चारों चैप्टर कर लिए हैं, आपने पूरी केमिस्ट्री कर ली है, एक एक एनसीईआरटी की एक्टिविटीज, पीवाईक्यूज, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप अभी तक सोल्व कर चुके हैं बेटा। अब आखिरी में हम बायो का कंप्लीट रिवीजन लेकर आएंगे। 1 घंटे का ही वो भी वीडियो होगा, फिजिक्स का 1 घंटा, केमिस्ट्री का 1 घंटा और बायो का भी 1 घंटा। तो 3 घंटे में आपका कंप्लीट बायो के सारे क्वेश्चंस जो पिछले 10 साल में रिपीटेडली पूछे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनको आप कहते हैं मोस्ट प्रिसाइज वे में हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं बेटा। आप अब अगर कोई भी डाउट लेकर जाते हैं एग्जाम सेंटर में, उससे पहले अभी भी आपके पास टाइम है, आप पूछिए। आप जितना अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप उतना ही अच्छा आंसर लिख पाएंगे। ओके, तो अगेन एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, तीसरा पार्ट आपका कंप्लीट बायो का आने वाला है। उसके लिए अभी से नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई भी
साथ ही कोई भी क्लासमेट ना रह जाए जो बेचारा 95 प्लस स्कोर ना कर पाए। उसको कहिए सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे। जितना आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे बेटा उतना ही सबका बेनिफिट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बायो का कंप्लीट रिवीजन। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप आस्किंग योर डाउट्स। गुड लक।